ठंड में गरीब भाभी और 3 नंद का एक कंबल। अरे बाप रे बाप, बहुत खांसी आ रही है। ये सर्दी शुरू होती नहीं है कि जान निकलने लगती है। अरे भाग्यवान, तुमने क्यों खांसा? तुम्हारी खांसी के बाद मुझे भी खांसी आने लगती है। सही बोल रही हो, ये सर्दी की वजह से हो रहा है। अभी तो और सर्दी पड़ेगी तो हमें कंबल चाहिए होंगे, लेकिन हमारे पास कंबल भी नहीं है। प्रीतम आ गया ना काम पर से, उसे हम बोल देंगे कि कंबल खरीद ले। वैसे तो हमारा लड़का गोदाम में काम करता है, ज्यादा पैसे नहीं मिलते। उसके सारे पैसे तो किराए और राशन पानी में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, सर्दी आती है तो बदन भी झुलस जाता है, और रकम की तो पूछो ही मत। अगर भैया बात मान जाए तो हम बाहर जाकर कुछ काम कर लेते। आने ही वाला होगा तुम्हारा भैया भी। वसुधा की तीनों बेटियां खाना बनाने में लगी हुई थी। इतने में प्रीतम भी आ जाता है। क्या बात चल रही थी मेरे बारे में? यही भैया कि आप एक भाभी ले आइए ताकि वो इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले। इतने में हम तीनों बहन बाहर जाकर काम कर लेते, जिससे घर में कुछ पैसे आए। आप हालत देख रहे हैं ना, सर्दी भी आने को है, ऊपर से घर हमारा झोपड़ी से कम नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शेफाली। इसका मतलब भैया शादी करने वाले हैं, भाभी आने वाली है। वाले वाले। ज्यादा खुश मत हो, पता नहीं जो भी लड़की तेरी भाभी बनेगी वो इस घर में रह भी पाएगी या नहीं। बेटा तू चिंता मत कर, मैं बहू ढूंढती हूँ। भैया बहुत बातें कर ली, अब हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाओ, खाना बन गया है। फिर प्रीतम हाथ मुंह धोकर सबके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद वसुधा नंदिनी नाम की लड़की ढूंढकर अपने बेटे प्रीतम की शादी सामाजिक विवाह समारोह में नाम दर्ज करवा कर देती है, जिससे उनका ज्यादा खर्चा नहीं होता। फिर वो अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, अब से ये छोटा सा ससुराल ही तुम्हारा घर है। चिंता मत करना, हम सब तुम्हारा यहाँ बहुत ख्याल रखेंगे, और कोई भी तकलीफ हो तो हम में से किसी को भी कह देना। जी माँ जी। प्रीतम बेटा, जरा मेरे पास आना, कुछ काम है। जी पिताजी। आइए भाभी, हम आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। फिर तीनों ननद अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ देती हैं, जहाँ कमरे में बैठे बैठे नंदिनी अपनी माँ की बातों को याद करने लगती है। बेटा तू बहुत आज्ञाकारी है, संभाल कर रहना। ससुराल वाले बहुत चंट होते हैं, और सास ननद कहीं काम करवा कर तुझे परेशान न कर दी, इसलिए होशियार रहना, उनकी बातों में मत आना। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। इतने में प्रीतम आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो डर जाती है। मम्मी। ओफो, तुम तो डर ही गई। अरे मैं हूँ तुम्हारा पति। ओ वो आप अचानक से आ गए ना, इसीलिए मुझे माँ की बातों को ध्यान में रखना होगा। फिर दोनों पति पत्नी आपस में बात करके सो जाते हैं। अगले दिन सास बहू को उठाने आ जाती है, जिससे हल्की ठंड में उठकर उसे चिड़चिड़ा सा लगता है। फिर नंदिनी तैयार होकर झाड़ू लगाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। भाभी मुझे आपके हाथ का हलवा खाना है, आप बनाएंगी ना? भाभी नमक मिर्ची जरा कम डालना, माफ कीजिएगा, हम तीनों में से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए अब से घर की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम रोज काम करके आते थे तो काम नहीं होता था, इसलिए हम फैक्ट्री जा रहे हैं अब। हाँ भाभी, आप हमारा टिफिन दोपहर में देने आ जाना, हम आ नहीं पाएंगे, चलते हैं। अरे पगलियो, पहले ही दिन अपनी भाभी को काम बताकर चली गई, मैं बहू का हाथ बटा देती हूँ। अरे वसुधा, जरा मेरे पास आना, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है कहीं। अजी मैं आई। वसुधा बहू की मदद करवाने की जगह हरीलाल के पास जाकर उसका चश्मा ढूंढने में व्यस्त हो जाती है, और इतने में नंदिनी को ही सारा काम वाम चूल्हे पर खाना बनाकर खुद ही तैयार करना पड़ता है, जिससे उसकी आंखें भी धुएं से जल रही थी। मेरी तो आंखें ही फूट गई पहली रसोई का खाना बनाते बनाते। ससुराल आते ही रसोई में अकेला छोड़ दिया, फरमाइश बताकर चली गई, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। और माँ भी सही बोल रही थी, ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, बहू पर हुक्म चलाते हैं। बहुत देर हो गई, जरा खाना लगाओ, हम अपनी बहू के हाथ का खाना चखना चाहते हैं। देखो देखो, खाना खाने के लिए कैसे मक्खन लगा रहे हैं, लगता है ससुर जी भी ऐसे ही हैं। आई ससुर जी। फिर नंदिनी सास ससुर और अपने पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सबको अच्छा लगता है और बदले में 51 रुपए का शगुन मिलता है। ऐसा गरीब ससुराल है, पैसे दिए भी तो सिर्फ 51 रुपए शगुन में। शुक्रिया माँ जी, पापा जी, आप और लेंगे हलवा? हाँ हाँ बहू। अरे बहू, तू अपनी नंदों को टिफिन देने जाएगी ना, ज्यादा दूर नहीं है फैक्ट्री, 2 गली छोड़कर राशन दफ्तर के सामने ही है। ठीक है माँ जी।
कुछ देर बाद नंदनी अपनी तीनों ननंद का टिफिन पैक करके पास की फैक्ट्री में दे आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। नंदनी को अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो भी अकेले ठंड में काम करके। नंदनी मन ही मन ससुराल वालों से चिढ़ती रहती थी। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं, अब तो सारे ठंडे पानी का काम मुझे ही करना पड़ता है। बर्तन धो, कपड़े धो, कभी कुछ, ऊपर से मेरे पास स्वेटर भी एक ही है। फैक्ट्री से आकर तीनों ननंद आपस में बातें करने लगती हैं। मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाभी को ही सारा काम करना पड़ता है। पर दीदी, एक तरफ से देखा जाए तो भाभी के लिए ये सही है। ठंड में ज्यादा काम करती रहेंगी तो शरीर में गर्मी बनी रहेगी। आप तो जानती हैं, घर में खाने पीने का कुछ ज्यादा साधन नहीं है ना ही लड्डू बन सकते हैं, ना ही गर्म मेवों से, और कंबल भी नहीं है। चिढ़कर नंदनी अब काम करने में आनाकानी करने लग गई थी। बहू जरा चाय बना कर ले आ, ठंड सी लग रही है। मुझे कोई काम नहीं करना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है माँ जी, आप तीनों नन से करवा लीजिए। यह अचानक से भाभी को क्या हो गया? एक दिन फैक्ट्री में नंदों का मालिक गरम कंबल बांट रहा था, जिसे लेने के लिए तीनों ननंद भी जाती हैं। साहब, आपने हमें नहीं दिया, हमें भी दीजिए। ओहो, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, कंबल अच्छे अच्छे मंगवाए हैं, अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए। तुम लोगों की तो पगार भी कम है, चलो जाओ यहाँ से। पर मालिक, हमें कंबल की बहुत जरूरत थी। जाकर खरीद लो, काम तो करती ही हो, भीख क्यों मांग रही हो? दिसंबर की ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जिससे घर में भी बहुत ठंड लगती है। वहीं तीनों ननंद बिना स्वेटर के काम करती हैं। तीनों ननंद तभी अपनी पिछली सर्दी का स्वेटर अपने संदूक में देखती हैं। ये वाला दे देते हैं भाभी को, स्वेटर अच्छा लगेगा। नहीं दीदी, मेरा वाला दे दीजिए, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, यही ठीक है। कमरे के बाहर खड़े होकर नंदनी गलत समझती है। जरूर तीनों नंदी यही डिसाइड कर रही होंगी कोई कौन सा फटा हुआ पुराना स्वेटर मुझे देना है, पर मैं भी तेज हूँ, वापस कर दूंगी। कुछ देर बाद तीनों ननंद बड़े प्यार से नंदनी को स्वेटर देने जाती हैं, लेकिन नंदनी बिना स्वेटर को देखे उसे फाड़ कर वापस कर देती है। अगर आपको मुझे फटा हुआ स्वेटर देकर मेरी बेइज्जती ही करनी थी तो दिया ही क्यों? अपने पास रखिए, मैं अपनी शॉल ओढ़ लूंगी। भाभी रुको जरा, सुनिए दीदी, हमने तो सबसे अच्छा स्वेटर दिया था भाभी को। 2-3 दिन बाद ठंड और बढ़ जाती है। घर के सभी लोग ठंड में ठिठुर कर बिना कंबल के सो ही रहे थे। फिर एक दिन ननंद पैसे मिलाकर एक कंबल ले आती हैं। भाभी, आपका ये स्वेटर खराब निकला था ना, इसलिए हम आपके लिए कंबल लाए हैं। ये बहुत गर्म है, आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है। कुछ देर बाद नंदनी अपना गर्म कंबल लेकर सो जाती है। वहीं दूसरी ओर घर के सभी लोग ठंड में बिना कंबल के अभी सो ही रहे थे। सास तो हल्की फटी शॉल को ओढ़े हुए थी। प्यास की वजह से नंदनी की आंख खुल जाती है। वो पानी लेने जाती है तो सबको कांपता हुआ देख उसे बहुत अजीब लगता है। ये क्या, मैं इतने आराम से गर्म कंबल में सो रही थी और मेरे ससुराल वाले और मेरी तीनों नंद कांप रही हैं। सबको कितना गलत समझा मैंने। एक कंबल के लिए मैंने इन लोगों के बारे में क्या क्या नहीं सोचा। ये मुझसे क्या हो गया, इसकी भरपाई तो माफी मांगने से भी नहीं हो पाएगी। भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने अपने ससुराल वालों की क्या दशा कर दी। फिर नंदनी अपना कंबल तीनों ननंद को उड़ा देती हैं और आग जला देती हैं, जिससे घर थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, और बैठे बैठे वहीं सो जाती है। ननंद की अच्छाइयाँ देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद से वो ससुराल में सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और पैसे जोड़कर प्रीतम से कंबल मंगवाती है, जिसके बाद गरीब परिवार अच्छे से कंबल में अपनी ठंड के दिनों को बिताता है। देखा दोस्तों, मैंने तो अपनी गलती सुधार ली, लेकिन आप कभी अपने मन में किसी को गलत न समझिएगा। हमेशा हर परिस्थिति को सही से परखना। आज हम लोग अपने घर पर क्रिसमस ट्री मनाएंगे। हाँ, और फिर सेंटा क्लॉज हमें बहुत सारे गिफ्ट भी देकर जाएंगे। इस तरह बात करते हुए वो दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है एक गरीब रजाई बेचने वाली की, जिसे घर चलाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ, ये सेंटा क्लॉज क्या होता है? बेटी, सेंटा क्लॉज हर क्रिसमस के दिन आते हैं और वो बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। माँ, सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट देने क्यों नहीं आती? चिंता मत करो, वो जरूर आएंगे। ऐसा कहने के बाद गायत्री लोगों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है, लेकिन कोई भी उसके पास उसकी रजाई खरीदने नहीं आता। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और उसका घर जाने का समय हो जाता है। वो अपनी बेटी और अपने सामान को उठाकर वापस घर ले आती है। क्या बताऊं जी, आज तो एक भी रजाई नहीं बिक पाई, ऊपर से राशन भी खत्म हो गया है। गायत्री का पति उमेश अपनी पत्नी के बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। व्हीलचेयर पर बैठा हुआ उमेश गायत्री से कहता है,
काश कि मुझे पैरालाइज नहीं हुआ होता, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर पाता। क्या क्या सपने दिखाकर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन देखो अब तुम्हें मेरी देख रेख करनी पड़ रही है। अजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरे पति हो, आपके लिए कुछ करना मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। अरे काय का पति, पति जैसे मैंने तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं है। गायत्री बेचारी बहुत उदास हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह खाने का इंतजाम करती है और सभी सूखे चावल खाकर रात को सो जाते हैं। अगले दिन गायत्री फिर से रजाई बनाने का सामान और बनी हुई रजाई लेकर वहीं पहुंच जाती है और रजाइयां बेचना शुरू करती है। रजाई ले लो रजाई, गर्मा गर्म रजाई, रजाई ले लो रजाई। गायत्री इस तरह आवाज लगाकर रजाई बेचने की कोशिश करती है, तो तभी उसकी बेटी निधि को वहां पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में कई सारे स्वेटर होते हैं। स्वेटर ले लो स्वेटर, गर्मा गर्म ऊन के स्वेटर ले लो स्वेटर, स्वेटर ले लो स्वेटर। उस आदमी को देखकर निधि कहती है, माँ मुझे भी एक स्वेटर दिला दो ना, बहुत ठंड लगती है मुझे और मेरे पास कोई स्वेटर भी नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, बस इतनी सी बात, तू चिंता ना कर, क्रिसमस डे आ रहा है ना, मैं तुझे क्रिसमस डे पर एक नए कपड़े दिलवाऊंगी। गायत्री ऐसा कहकर निधि के मन को मार देती है और चुपचाप अपनी बनी हुई रजाई बेचने लगती है। कल की तरह आज भी उसकी एक भी रजाई नहीं बिक पाती। तभी उसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है। अरे कैसे दे रही हो रजाई? भाई साहब 300 रुपए में एक रजाई है, ले लो, बहुत अच्छी है, गर्म है और सालों साल टिकी रहेगी, खराब नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। क्या बात कर रही हो, ये सारी रजाई तो 150 रुपए में आ जाती है। बताओ देनी है, जल्दी से बताओ, वैसे भी ये रजाई मुझे अपने घर के नौकर के लिए ही लेनी है। भाई साहब अभी आपने सामने वाली दुकान से 50,000 की रजाई ली, लेकिन यहाँ आपको 300 रुपए देने में भी भारी लग रहे हैं। देखो मुझे ज्यादा मोल भाव करना पसंद नहीं है, अगर 200 रुपए में दे रही हो तो दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ। सुबह से एक भी रजाई नहीं बिकी है, एक काम करती हूँ बेच ही देती हूँ। गायत्री ऐसा सोचकर उस कस्टमर को 200 रुपए में रजाई बेच देती है। इसके बाद वो उन पैसों से घर के राशन का थोड़ा सामान ले आती है। उस रात वो अच्छे से खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन गायत्री फिर से रजाई बनाने का सामान और अपनी बनी हुई रजाई लेकर बाजार में पहुंच जाती है। आज मैं अपनी रजाइयों का दाम कम करके बेचना शुरू कर देती हूँ। जो भी पैसे कमाऊंगी उनसे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ स्वेटर और सेंटा क्लॉज के कपड़े लेकर जाऊंगी। गायत्री ऐसा सोचकर अपनी सभी रजाइयों को एकदम कम दाम में लगा देती है। अरे भाई आओ, 100 रुपए सेल, 100 रुपए सेल, 100 रुपए में गर्मा गर्म रजाई लेकर जाओ, आओ भाई आओ, 100 रुपए सेल, 100 रुपए सेल। गायत्री के इस तरह चिल्लाने पर वहां पर बड़ी बड़ी दुकानों से भी निकल के लोग गायत्री के पास आ जाते हैं और उसे 100 रुपए में रजाई खरीदने लगते हैं। इस तरह उसके रजाई बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी दुकानों के लोगों को ये सब दिखाई पड़ता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपनी दुकान से निकलकर गायत्री के पास आते हैं। अरे देखो तो सही भाई साहब, ये औरत हमारे पेट पर लात मार रही है, इसको क्या पता, यहाँ 100 रुपए की रजाई बेचेगी तो हम लोग इसे बेचने देंगे? हाँ? अरे इस औरत ने पूरा धंधा चौपट कर दिया। देखो सारे कस्टमर यहीं पर आकर इससे रजाई ले रहे हैं। भला 100 रुपए में क्या कोई रजाई आती है? अरे मैं तो कहता हूँ उठाकर फेंको इसका सारा सामान, निकालो इसको, भगाओ यहाँ से, ताकि ये दोबारा यहाँ पर अपनी दुकान न लगा पाए। सभी दुकान वाले बेचारी गायत्री का सामान उठाकर फेंक देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट ब्लॉग बना रहे होते हैं। जब वो बेचारी गायत्री के ऊपर इस तरह अत्याचार करते हुए देखते हैं तो वो गायत्री का ब्लॉग शूट करने लगते हैं। तो हम आए थे यहाँ रजाइयों के रेट लेने, लेकिन यहाँ देखो हमें कुछ और ही सामने मिला। तो गाइस हम आपको आज दिखाते हैं कि एक गरीब दुकान वाली के साथ ये अमीर लोग किस तरह पेश आते हैं। इन लोगों ने इस बेचारी के सारे सामान को फेंक दिया है, रजाई खराब कर दी है और ये बेचारी गरीब अपनी बेटी के साथ यहाँ खड़ी है। गाइस इस बेचारी गरीब की मदद के लिए इस वीडियो को लाइक, फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक इस बेचारी गरीब की मदद कर सकता है। विराट ऐसा कहकर अपना ब्लॉग शूट कर लेता है और उसे पोस्ट कर देता है, जिसके बाद वहां पर सबसे बड़ी दुकान का एक आदमी गायत्री को बहुत देर से घूर रहा होता है। उसकी नजर गायत्री पर होती है। वो उसके पास आता है और उसे पैसे देते हुए कहता है, अरे भाभी जी, ये क्या, इन लोगों ने तो आपकी रेडी ही पलट दी, सारी रजाई खराब हो गई। इन लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे।
आमोद गायत्री को पैसे देते हुए उसे गलत तरीके से टच करता है, जिसके चलते गायत्री को सब समझ आ जाता है और उसे वो बहुत बुरा लगता है। वो पैसे रख तो लेती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो अपने पति के सामने रोने लगती है। पता नहीं क्या समझते हैं ये अमीर लोग अपने आप को। आज एक आदमी ने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उमेश ये सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी बेबसी ये थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। कैसा पति हूं मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे तो मर जाना चाहिए। उमेश ऐसा बोलते बोलते अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। उसको ऐसा करते हुए देख गायत्री को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करते हुए उसे वापस कुर्सी पर बिठा देती है। माँ, ये पिताजी को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? बताओ ना माँ, आप बताओ ना, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। सुनिए जी, ये पैसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। जो उसने मुझे भीख में दिए हैं, मैं उसे वापस लौटा ही दूंगी। गायत्री उन पैसों को वापस लौटाने आमोद के घर पहुंच जाती है, जहां आमोद उसे देखते ही उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे पकड़ लेता है। गायत्री जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाती है और आमोद के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर वहां से भागते हुए एक दुर्गा माँ के मंदिर में आ जाती है। भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर किस जन्म के कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? गायत्री अपनी किस्मत को कोस रही होती है, जिसके बाद वो घर वापस लौट आती है, लेकिन इस बार वो अपने पति को कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन सुबह अचानक से बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, जो उसे ब्लॉग के जरिए ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। सोशल मीडिया में आपको देखा, इन अमीरों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन हम आपकी मदद करने आए हैं। हम आपके साथ कोई बुरा नहीं करेंगे। हम सभी ने पैसे मिलाकर आपके लिए एक दुकान खोली है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सभी लोग उसे मार्केट के अंदर एक दुकान के पास ले आते हैं, जिसमें बहुत सारी रजाइयां होती हैं। आज से ये दुकान आपकी, और आपको कभी भी कोई परेशानी हो या ये लोग आपको परेशान करें तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। उसके बाद से गायत्री की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। वो धीरे धीरे करके अपने पति का इलाज भी करवाती है और अपनी बच्ची के लिए क्रिसमस का तोहफा और सेंटा क्लॉज की ड्रेस भी लेकर आती है और अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजार कर खुशी खुशी रहती है। तो देखा दोस्तों, जब एक गरीब पर परेशानियां आती हैं तो कई अमीर लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इस बार तो इस ब्लॉग ने इस बेचारी की मदद तो कर दी, अगली मदद की शुरुआत आपसे है।